नवाज सर, आपका स्वागत है। खुश हो लाइफ में? ये जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हमारी गलती थी। बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना उसमें बड़ा मजा आता था। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है? रमन राघव, जो उसकी फिलॉसफी थी रमन राघव की, जो बोलता है कि जब मैं हूँ मैं सोचता भी नहीं है, जैसे मैं खाता है पीता हकता है मुड़ता वैसा, और मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया, कौन से रोल में? मुझे जिन फिल्मों में जो रोल करके मज़ा आया वो कभी लोगों ने देखी नहीं। पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था। मैं था? हाँ, अब नहीं है, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर। शादी करनी चाहिए? अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और उस जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। हम लोग जो है ना अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं, जबकि हमारी औकात एक तिनके के कण के बराबर है। जबरदस्त ब्लॉकबस्टर एपिसोड है आज का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ। 5 साल से मैं रुका हुआ था इस एपिसोड के लिए एंड फाइनली इट्स हियर। नवाज सर्स डेब्यू ऑन TRS। इस एपिसोड देखने के बाद ZEE5 पर ट्यून इन कीजिए और देखिए इनकी नई फिल्म रोतू का राज। पर पहले इस एपिसोड को अब्जॉर्ब कीजिए अपने रूह में। नवाज सर ऑन TRS। नवाज सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। थैंक यू रणवीर, थैंक यू वेरी मच। बस ये कहना था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप कैसे हो सर? मैं फ़िलहाल तो बहुत अच्छा हूँ और आके और ज़्यादा खुश हो गए यहाँ पे। जो आपका प्रोसेस है, जो आपकी बहुत ही आर्टिस्टिक आपका स्टूडियो है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कलर्स, स्कीम, ये वो सब देख के ना, सो अमेजिंग एक्चुअली। हमारी एक ओरिजिनल लिस्ट थी पॉडकास्ट के लिए, गेस्ट्स के लिए, वहाँ आपका नाम था और ये 5 साल पहले की बात है। ओह माय गॉड। जब से आप यहाँ आए थे, बहुत आसान सवाल है पर मुश्किल सवाल भी है। आप आगे कैसे बढ़े थे लाइफ में? मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सर्वाइव करना था, और जो मिल रहा था वो करते जा रहे थे। एक सीन मिला एक सीन कर लिया, कभी कुछ शिकायत नहीं की कि एक सीन मिल रहा है यार मैं तो इतना कमाल का एक्टर हूँ। नहीं, जो मिल रहा है ले लो, है ना, ऐसे था। आर्ट वार्ट दिखाएंगे जब मौका मिलेगा, अभी जो मिल रहा है करते जाओ, है ना, सर्वाइव करते रहो। हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था खाना पीना मिल जाए दिन में बस काफ़ी, उसके बाद तो मज़े करते थे हम लोग। 2 वक्त का खाना मिल जाए उसके बाद तो हम किसी को भी गालियाँ दे देते थे। तू क्या जानता मैं कौन हूँ टाइप में ऐसा हो जाता था। वैम। क्या करते थे मज़े के लिए तब अर्ली 2000s में? हम लोग बहुत सारे दोस्त थे जो बहुत सारे एक्टर्स थे, तो इतना ही रूम होता था उसमें। आप सोचो कि अगर 8-9 एक्टर्स हैं तो वहाँ झगड़े भी होंगे, शराब भी पी जाएगी, खाना भी खाएंगे, ये वो एक्टिंग के ऊपर बातें भी होंगी, ये भी वो सब कुछ ड्रामा होता था पूरे उसी रूम में। तो उसका सवाल ही नहीं होता, सोचते कि स्ट्रगल कर रहे हैं, खा के स्ट्रगल कर रहे हैं हम तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा था। किसी के पास पैसे की कमी हो जाए, अगर किसी का काम चल रहा है वो दे देता था, और उधार लेने का भी तरीका हमें आता था। किसी से पैसे उधार लिए, उसको बोला कि 16 तारीख को तेरे को दे दूंगा, तो जैसे 16 तारीख आती थी किसी से लेके उसको दे दिया, उसको बोल दिया 17 को तेरे को दे दूंगा। तो इस तरह के चीज़ें भी करते थे। पर खुश थे? बट खुश थे, हाँ। फूकते थे? मैं थोड़ा पड़ गया था बीच में ऐसे लोगों के बीच में, Same. तो मैं फूकने लगा था और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बट उससे फ़ायदा ये हुआ, हालांकि मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने गलतियाँ की। बट ये तो था कि एक जो ट्रैवलिंग मिलती थी ना उसमें बड़ा मजा आता था। प्रमोट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहता, वो हमारी गलती थी, उसके हाँ, लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये मैंने खुल के 1000 बार कहा है ऑनलाइन। अब जिंदगी साफ सुथरी हो गई है। हाँ, कॉलेज में बहुत गंदगी थी। गंदगी थी, हाँ, एग्जैक्टली। गंदगी में भी मजा आता था। गंदगी में मजा था। भांग की हो? है भांग? हाँ, भांग तो हर कोई करता हर है। कोई करता है भांग, तो होली पे किया कई बार। हाँ, क्या होता था आपके दिमाग में? मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाता था और
ये जो लोग होते थे मेरी ऑडियंस होती थी, और पूरा जो पृथ्वी मेरा प्लेटफॉर्म होता था, और मैं परफॉर्मेंस देता था मैं। जैसे अंधा युग एक प्ले है, उसका एक कैरेक्टर अश्वत्थामा, वो बन जाता था, कभी कभी कर्ण बन जाता था, कभी कृष्ण बन जाता था मैं, और घंटों घंटों लूप अटक जाता है ना उसमें, तो लूप अटक जाता था, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्मेंस ही किए जा रहा हूँ। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच के माफ़ करता हूँ कि तू भी बच्चा, बोध, नादान और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि तुझे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना। मैं वो हूँ जिसके प्रेम से पूरा संसार तरस, जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है, जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूँ, मैं ही हूँ, मृत्यु में अनादि हूँ, इसलिए मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूँगा। लेकिन याद रख दुर्योधन, मैं हमेशा तेरे काल का मूल रहूँगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना, मैं हर जगह कर बाद में जब नशा होता तो पागल हो गया था क्या तू? मैंने क्या, तू पूरे दिन से एक ही डायलॉग ये दोहराया जा रहा था, कभी बस पे चढ़ के कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे, कभी पार्क में जाके कर रहा हूँ, ये सुर लग जाता था। इसलिए लोग ध्यान में भी यूज करते हैं, ध्यान करने की वजह से वही लूप में फंस जाता हूँ। लूप में फंस जाता। यार YouTube से कमाई कितनी होती है? पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स। पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो। मेरे में ना मतलब पॉजिटिव अग्रेशन आ जाती थी। हाँ, करियर के लिए बहुत लिखता था तब ये करियर ऑन भी नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तब बहुत फाड़ूंगा लाइफ में, बहुत फाड़ूंगा ये लिखता था। एग्जैक्टली ये होता है, ये लगता है। करेक्ट। आई डोंट थिंक वो हर किसी के लिए सही होता है, पर बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए ठीक है, हाँ, पर नहीं, सब नहीं हैंडल कर पाते तो है। एक स्टडी निकली थी जहाँ कहा था कि अगर हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा किया तो लॉन्ग टर्म एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एंजाइटी हो सकती है। हाँ, ये भी कहना ज़रूरी है exactly. कि सेहत के लिए बुरा होता है ये सब। हाँ, बिल्कुल हम गलती, भांग ना, हाँ भांग, हाँ, मेनली भांग, हाँ, भांग और उसके भाई बहन। हाँ, ऑफ कोर्स। वैसे तो आज हर कोई जेंजी कर रहा है ना। हाँ, ये बहुत कॉमन हो चुका है। ये लीगल है? हाँ, एटलीस्ट वो गवर्नमेंट का एक स्टैंप रहता है उस पर। अच्छा, यूपी में तो लीगल है। यूपी में तो लीगल, बनारस में तो हमने, हाँ। यूपी की याद आती है? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं याद आएगी। यूपी में ड्रग प्रॉब्लम है क्या? सब मुझे तो यूपी का मालूम नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो जो किया दिल्ली में आके किया, भांग जो है दिल्ली में पी थी, और बाकी यहाँ जो आके थोड़ा सा वो किया जब गलत संगत में पड़ गया था। मैं छोड़ा क्यों? लगने लगा था, फोकस कम हो जाता है ना। मज़ा आने लगा था, इंजॉय करने लगा था मैं। और मेरी आदत नहीं, जहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगता है ना, मैं वो जगह छोड़ देता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आप उसके गुलाम बन जाते। गुलाम बन जाते हैं। मैंने बहुत मज़े ले लिए, तूने डार्लिंग खुद से बोलता था अब निकल ले यहाँ से, ऐसे हुआ। फिर एक पॉइंट के बाद आर्टिस्ट्री से मज़े आने लगे, उससे होने लगा वो चीज़ जो है ना, यहाँ आने लगा उसका मज़ा। और जब वही ना, जब कोई कैरेक्टर करते हैं और आपको पता चलता है कि बहुत करेक्ट जा रहा हूँ या बहुत सही प्रोसेस में है, तो उसमें मज़ा आने लगता है, वो नशा वहाँ आता है। फिर आसानी से छोड़ा आपने? हाँ, बिल्कुल आसानी से छोड़ा। जिन लोगों को दिक्कत होती है उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत लोग लिखते हैं, क्योंकि हमने इस पर वीडियोस भी बनाया। मेरा एक बहुत लंबा फेज रहा है, मतलब थ्रू आउट कॉलेज मैंने करा है, और करियर के स्टार्ट में भी करा था। करियर के स्टार्ट में मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, बहुत ज़्यादा। तब टीम भी नहीं थी, मतलब लिटरली अकेला कर रहा था। उस प्रेशर की वजह से शायद ज़्यादा करने लगा, पर उसे छोड़ा भी एक पॉइंट के बाद, क्योंकि फोकस थोड़ा कम हो रहा था मेरा। और तब मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने लगे थे। फैमिली के साथ रिलेशनशिप, जो गर्लफ्रेंड थी तभी, उसने मुझसे कहा, तो कहते कि जब आपके आसपास के लोग कहने लगते कि यार अब ज़्यादा कर रहे हो, तब छोड़ना चाहिए, कि वो फर्स्ट साइन ऑफ एडिक्शन होती है। चलो अच्छा, वो उस तरह के लोग आपके साथ थे
आपकी गर्लफ्रेंड थैंक गॉड वो ऐसी थी कि उसने बोला आपको सलाम। हैट्स ऑफ सलाम। आई होप शी इज वाचिंग दिस। बाद में उसने चीटिंग वीटिंग भी करी मेरे पे। क्या बात हाँ। यार, तुम्हारे से कोई चीटिंग करे तो हमारा सोचो क्या होगा। इतना खूबसूरत आदमी बैठ के बोल रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, नहीं नहीं, क्या करे सर। तो भाई हमारे साथ तो कदम कदम पे चीटिंग हुई फिर। चीटिंग हुई है आप पे? अनदर लेवल की सर, है ऑफ कोर्स। रोमांटिक अब चीटिंग? मजा आने लगा था ना ये, मुझे मालूम है ये चीटिंग करेगी मेरे से, कुछ दिन का मेहमान है ये, फिर चली जाएगी, तो वो हम यूज्ड टू हो गए थे ना। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट किया? क्यों नहीं किया? क्यों करते थे क्योंकि date? हमें मना कर रखा था कि किसी ने काम नहीं करेंगे हमारा। नहीं आप हाँ, सर हमारा भी दिल है। ओ, दिल के बारे में बताइए, उस छिपे हुए दिल के बारे में बताइए नवाज सर। बताइए क्या पूछना है आपको। नहीं, वो पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं। था? हाँ थे? था। क्यों? अच्छा लगता था रोमांटिक होना, अच्छा। है क्यों नहीं? अब नहीं है, अब नहीं, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। ड्राई? हाँ, ड्राई हो चुका हूँ। क्यों हो गया ड्राई? इस काम में ज्यादा मजा आने लगा अभी, सच बता रहा हूँ मैं। लव से ज्यादा? हाँ, प्यार से सीखा क्या? प्यार से, प्यार से बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वही है ना, चीटिंग वीटिंग हुआ काफ़ी। दिल टूटा? हाँ, दिल टूटे, रोए धोए, फिर गाड़ी पकड़ ली, फिर निकल गए, फिर वहाँ दिल टूटा, फिर ऐसे ऐसे कर कर के जो है कि ना गिरते पड़ते समझदार हो गए। शादी करनी चाहिए? या मैं बोलना तो चाहता हूँ बट पता नहीं गलत निकलेगा ना, मत, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। स्पेस लेकर, टाइम लेकर समझाइए। ज़रूरी क्या है शादी करने की? अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादीशुदा बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना, ये तो अभी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो अभी मेरा है, ये तो मेरी है, अभी इस तरह की चीज़ें होने लगती ना, तो वो एक उसमें बहुत मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को, वो जब कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है वो ख़त्म होने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरे बहुत सारे ओल्डर ब्रोज हैं। मतलब एक मीम मैंने देखा था कि अ गर्ल्स फ्रेंड ग्रुप, तो लड़कियां दिखाई और बाकी सारी लड़कियां उसी एज के हैं। अ गाइज फ्रेंड ग्रुप, एक 70 साल का आदमी है, एक 18 साल का आदमी है, एक 40 साल का आदमी है, मतलब बॉयज़ के अलग अलग एज ग्रुप के दोस्त हो। हाँ, तो मेरे जितने भी ओल्डर ब्रोज हैं, बहुत सारे ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली प्यार रहता ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो ज़िंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो फिर। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है, जो शादीशुदा भी हैं और प्यार भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट होता है कि वो वाकई प्यार है क्या है, बट मे भी हो सकता है, मैंने अभी देखे नहीं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बिना शादीशुदा के हैं, जो 40-40, 50-50 साल के हो गए, लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, एक्टर्स भी हैं उनमें। खुशी कला से मिलती है, खुशी तो कला से मिलती है सर, असली वाली खुशी, लॉन्ग लास्टिंग। वो तो फैक्ट है। 20s में लगता है कि यार शादी करने के बाद खुशी मिलेगी, बहुतों को लगता है। बहुतों को लगता है, क्या कंडीशनिंग ऐसी है ना, ये मेरा प्यार है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये मेरी वाइफ से मुझे खुशी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद जो है ना, जो आपको हाई अपने काम से मिलती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती सर। अकेले आए थे अकेले जाएंगे, ले जाएंगे, ये तो है। मैं इसलिए ये सवाल पूछता हूँ लोगों से कि करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम तो 31 ईयर्स के हैं, ठीक है। मुझे पता भी नहीं कि एट 40, एट 50, एट 60 दुनिया कैसी होगी, मेरा खुद का माइंडसेट कैसा होगा, मेरी पार्टनर का माइंडसेट कैसा होगा। करेक्ट। वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। पता है, कहते हैं कि शादी इज़ द ओनली थिंग दैट एंड्स इन सेपरेशन और डेथ, और ये जानकर लोग एंटर करते हैं इसमें। यस, ट्रू। पर ये कोई आपको बताता नहीं यहाँ पे सही आंसर क्या है। सी हमने जो सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बना रखी हैं उन लोगों ने अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, ये वो बात भी ठीक है, सही है, बैलेंस रखने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं,
बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो डिसीजन जो है ना, आप बहुत सोच समझ के, हालांकि उस वक्त पे जब डिसीजन लेते इतनी उम्र भी नहीं होती, इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती आपके पास, जब आप शादी का इसका उसका डिसीजन लेते हैं। बट बहुत टाइम के बाद, ये ज़्यादातर आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है कि अगर अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ करने का, कुछ क्रिएटिव करने का है, तो वो पॉसिबल तभी है जब आप अकेले हों। और लोग बोलते हैं ना अकेले रह के तो ये हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ये हो जाता है, लोनलीनेस फील होता है। मैंने अभी एक फ़िल्म देखी द परफेक्ट डेज। वो आदमी बिल्कुल अकेला है, जो टॉयलेट साफ़ करने जाता है, वापस आ जाता है, और जब घर से निकलता है खुश हो के निकलता है। उसकी लाइफ में 2-3 लोग आते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा सा झटका दे के चले जाते हैं उसको, लेकिन बाद में फिर उसकी खूबसूरत लाइफ है। वो हर रोज़ खुश होके जाता है टॉयलेट साफ़ करने और वापस आ जाता है, और सोता है, किताब पढ़ के सोता है। ये उसकी लाइफ है, बरसों से चली आ रही है उसकी लाइफ, और वो खुश है। तो मैं तो देख के शॉक्ड हो गया कि जो हमें बताया गया कि अकेले रहने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, इसमें चला वो हो जाता है, लेकिन वो फिल्म ऐसी है, और वो इतनी खूबसूरत फिल्म है। ऐसा और ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कनेक्ट होता है आपको। मैंने यार ये इंसान में क्यों नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कितना खुश है इंसान ये। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर मन नहीं है तो मत करो। शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए, उसमें वो है एक बंदा जो सुसाइड करता है। हम्म। लोग वो रियलिटी से डरते हैं कि हम्म। लोनलीनेस की वजह से उसने सुसाइड कर ली। हम्म। आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको शादी करनी है एक्चुअली वो लोनलीनेस से दूर भाग रहे हैं। ये भी रीज़न हो सकता है, हाँ होता है। आप लोनली हो, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंजॉय कर रहे मैं अकेला ही इतना खुश हूँ, मुझे मज़ा आता है अकेले रहने में। थैंक गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अकेले रहने की। हो। आपने ये सीखा है सीखा है, कि हाँ। अकेले में खुश कैसे रहते मैं हैं। सर जब सुबह उठता हूँ ना, मैं अकेला ही रहता हूँ अपने घर में। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे से खुश इंसान कोई नहीं होता। जब मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ अपनी विंडो से, ये वो, और एक गहरी सांस लेता हूँ, वाह व्हाट अ टाइम, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकता हूँ मैं, कभी भी बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, सो सकता हूँ, जब खाली टाइम होता है। हालांकि ऐसा टाइम बहुत ही मुश्किल मिलता है, लेकिन जब मिलता है मुझे, एक दिन पूरा मिलता है और कुछ नहीं होता मेरे पास, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत डे होता है। आपकी ज़िंदगी कभी डेंजर में रही है? मेरी ज़िंदगी नहीं नहीं, वैसे डेंजर में नहीं रहे, बस डेंजर सामने से आए बहुत सारे। मतलब मतलब है ऐसी तरह की कुछ, बीच में इस तरह की वो चीज़ें हो गई थी। लोग हाँ, लोग कंट्रोवर्सी इस टाइप हो गई थी। मीडिया से बहुत डर लगता है। सबसे डरावना चीज़ तो वो है कि जो आप होते ही नहीं हो, वो क्रिएट किया कर दिया जाता है, उससे डर लगता है। अब आप क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में? ये जैसे ही जैसे ज़िंदगी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लगता है कि कुछ नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें मैं करना चाहता था, उसके कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है अभी। मैं ऐसा लगता है कि पहला स्टेप है, अभी बहुत कुछ है बाकी करना। जो मैं जिस तरह की आर्टिस्टिक सिनेमा करना चाहता था, उस दौड़ में, या उस उसके थोड़ा सा रह गया। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि छटपटाहट सी भी है मुझे मेरे अंदर, अभी फ़िलहाल शुरू हुई है कुछ अरसे से, आई थिंक 1-1.5 साल से। मैं थोड़ा सा अलग तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ, इसकी छटपटाहट है बस। किस तरह का सिनेमा? बहुत ही आर्टिस्टिक सिनेमा टाइप में, बहुत ही लाइक जो ऑनेस्ट हो, जो ईमानदार सिनेमा हो, जिसमें बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस ना हो कि इसको ऐसे करो, इसको, वरना ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं वर्क करेगा, तो उनका छेड़छाड़ ना हो। मैं अपने तरीक़ा का सिनेमा, फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा शायद अभी कर नहीं पाया मैं, बट मुझे उम्मीद है कि मैं शायद कर लूँ। आपकी नई फिल्म आ रही है Z5 पर, उस फिल्म के बारे में झट से बताइए ऑडियंस को। तो रोतो का राज नाम है। रोतो एक गांव है, रोतो की बेली, और उसमें बहुत ही कभी क्राइम नहीं हुआ वहाँ पे, और बहुत सालों के बाद एक क्राइम होता है, और चूँकि यूज़ टू नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट भी वहाँ का, और बहुत सुस्ती के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और कैसे होता है वो आपको Z5 पे भी देखने का मौका मिलेगा। वो आप एक यूरोपियन फिल्म भी बना रहे थे, वो बन चुकी है। बन चुकी है, और आर यू हैप्पी? आई एम सो हैप्पी। और बहुत छोटी सी फिल्म है, बहुत बड़ी नहीं है। जी। मतलब यूरोप में जाके हमने शूट की थी, वो मैंने खुद ही प्रोड्यूस की है। लेट्स सी, देखते हैं उसका हशर क्या होता है। ओके, एक फाइनेंशियल माइंडसेट रहता है या पूरी तरह से नहीं नहीं, आर्टिस्टिक? फाइनेंशियल नहीं, बहुत ही आर्टिस्टिक रहता है।
फाइनेंशियल तो देखो क्या है ना कि छोटी फिल्म में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है फाइनेंस के बारे में। वो इतना है कि अगर मेरे पास पैसा भी ना होता तो भी, अगर गाड़ी होती, गाड़ी को बेच के मैं बनाता तो भी ज़्यादा फिक्र ना होता मुझे, इस तरह का आदमी। लेकिन अगर बन जाती है तो खुशी होती है जी। उसकी खुशी एक गाड़ी से ज़्यादा की खुशी होती है। खुश हो लाइफ में? हाँ, ऑफ कोर्स खुश भी हूँ और थोड़ा सा वो भी है, रिग्रेट भी है थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ और अपने तरीके का सिनेमा बनाऊँ। सिर्फ सिनेमा को लेकर आप रिग्रेट्स फील करते हो? क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर आर्टिस्ट ना अपने दुख को पकड़ के रखता है। ये मैंने हर किसी के साथ नोटिस किया है। नॉर्मली आर्टिस्ट अपने दुख को पकड़ के रखता है। हाँ जी। हाँ, ये आपके साथ जो होता पर्सनल है? जो आपका। हाँ, मतलब बचपन का शायद। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ना ना ना, मेरा हमेशा जो भी है वो सिनेमा के लिए होता है। मेरा जो दिल धड़कता है वो सिनेमा के लिए, अच्छी आर्टिस्टिक सिनेमा के लिए धड़कता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत ही अजीब सी पॉलिटिक्स सी बात लगेगी नहीं नहीं, बट ये फैक्ट है। जब आप एक्स्ट्रास के रोल कर रहे थे तब भी आप इतने ही आर्टिस्टिक थे तब भी और ऐसे ही सपने देखते थे खुद के लिए? ऐसे ही सपने देखता था, और जैसे सपने देखता था उसका एक आध स्टेप कर पाया मैं अभी तक। अभी लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। क्या विजुलाइज कर रहे हो सर? मतलब आप जहाँ तक पहुँचे हो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कम किया है, मैं इस माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। एक्टर ही नहीं बट एज एन आर्टिस्ट, जिस इंसान के दिल के अंदर विजन्स है, जिस इंसान के थ्रू ऊपर वाला अपना काम करता है, उसे मैं आर्टिस्ट कहता हूँ। और एज एन आर्टिस्ट आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि जो भी आपने क्रिएट किया है, जो भी आप अपने मीडियम के थ्रू बताते हो दुनिया को, मैं ये मानता हूँ कि आप खुदा के बंदे हो जेन्युइनली। आई डोंट नो अगर आप खुद को इस नज़रिए से देखते हो, बट ये मेरा नज़रिया, शायद क्योंकि मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, तो आई ऑलवेज लुक्ड एट यू एज थोड़ा वो स्पेशल सोल। इसलिए शायद आपके सामने ना भी नहीं निकल रही कम्प्लीटली। बट हाँ, रियली मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके का मेरा विज़न था वो पहले भी था, और जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तब भी मेरा विज़न ही ऐसे था, और आज भी ऐसा कोई पलटा नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। मैं हमेशा ऐसे ही विजुलाइज करता था अपने आप को, उस तरह की फिल्मों में विजुलाइज करता था जो बहुत ही ऑनेस्ट सिनेमा हो, बहुत आर्टिस्टिक हो और बहुत ही सिंपल हो। सिंपल? हाँ, मतलब नॉन कमर्शियल थोड़ा सा। नॉन कमर्शियल। हाँ, ओके। कमर्शियल सिनेमा को किस नज़रिए से आप देखते हो? वो ठीक है, वो भी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि वो, बट उसकी वजह से अगर एक जो छोटी फिल्में अफेक्ट होती हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लेके घूमते हैं लोग, और हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि मैं सच बता रहा हूँ कि शायद ही किसी दूसरी कंट्री में हो, बट उनको सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो लोग बोलते हैं यार इसमें ड्रामा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें नहीं है, तो बेचारे ठंडे बैठ जाते हैं। कोई किसी की मियाद होती है कि 5 साल स्ट्रगल करेगा, 10 साल करेगा, 12 साल करेगा, उसके बाद वो टैलेंट जो है ना फुस हो जाता है, बैठ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। टैलेंट ठंडा हो सकता? टैलेंट जो है ना आई थिंक बहुत ही फ्लक्चुएट होता है एक्चुअली। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप टैलेंटेड है तो कल भी रहेंगे। क्रिकेट की तरह? इट्स लाइक दैट। अगर आप खेलते रहे। क्योंकि आप अगर टैलेंटेड हो और सर्कल आपका बहुत ही अजीबो गरीब है तो वो अफेक्ट करेगा आपके टैलेंट पे, स्पेशली एक्टर्स को। स्पेशली एक्टर्स को, क्रिएटिव लोगों को। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मैं यहाँ के माहौल की बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा माहौल है कि अगर आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच है और 10 दोस्तों ने, 20 में से 10 दोस्तों ने, 5 दोस्तों ने आपको बोले क्या बेवकूफ़ी कर रहा है यार, कौन बनाएगा इन फिल्मों को, कौन, तो कहाँ सोच रहा है यार कि ये नहीं सब होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींचेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उसके बाद यार मैं शायद पागल हूँ या क्या हूँ, कुछ समझ ही नहीं रहा, तो वो बेचारा कहीं, या मैं इवन मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ को, तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे अपनी लाइफ में जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो ऐसे सर्कल में रहने लगे। उसके बाद जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो इतना उतार आया उनकी परफॉर्मेंस में, तो मैं सोच भी नहीं सकता था रीज़न क्या था इसका, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो पता चला उनका सर्कल था। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अफेक्ट होते हो उस सर्कल से, नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव एनर्जी भी, या जो एक माहौल है हमारा कमर्शियल फिल्मों का, ये सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं।
आप खुद को टैलेंटेड मानते हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस बाय द टाइम हुआ, पढ़ाई की मैंने, ट्रेनिंग की, वो फ़ायदा हुआ उसका, और जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको एग्जीक्यूट किया कैसे किया जाए परफॉर्मेंस के दौरान, उसका थोड़ा सा आइडिया है बस। रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसे एग्जीक्यूट किया आपने परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में चूँकि मैं ट्रेंड था तो वो बहुत ईजी हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करना। यही एक्टिंग होती है कि जो आपकी असली ज़िंदगी में हो रहा है, नॉर्मल रियल लाइफ में हो रहा है, उसी को स्क्रीन पर लेके जाओ। हमेशा हमेशा जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हैं और उस कैरेक्टर के जो कुछ मुश्किल सीन होते हैं, तब आप अपनी रियल लाइफ से ही लेते हैं, रिसोर्सेज वही है आपका। क्योंकि अगर आपने फिल्मों से लिया तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, या कहीं से देखा, वो टेक्निकली आप उसको ले सकते हैं, बट जो जो मज़ा आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, अपने ज़ख़म जब कुरेदते हैं, उससे जो आता है वो बहुत ओरिजिनल होता है और वो इंटरेस्टिंग होता है, खूबसूरत होता है। आपने काफ़ी सारे डार्क कैरेक्टर्स का रोल किया है सर लाइफ में। ये मुझे हमेशा आपसे सवाल पूछना था बहुत वक्त है। आ, इतना ज़्यादा डार्कनेस आप में आया कहाँ से? हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। मुझे मौका मिलता है, मैं निकाल देता हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर रह जाता है, या आप अपनी क्रिएटिविटी से, जो आपका पैशन है, इस तरह के खूबसूरत सवाल पूछते हैं, उससे निकलता है वो। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो नहीं निकाल पाते, मतलब ज़ाहिरा तौर पे वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो डार्कनेस दिखती है आपको। इससे तो कोई अछूता रह नहीं सकता, एक्चुअली सबके अंदर है वो। इसलिए स्पोर्ट्समैन शांत होते हैं ज़िंदगी में। शायद वो निकाल देते हैं वो। ये हर एक्टर के लिए मैं नहीं कह सकता, आर्टिस्टिक एक्टर्स के लिए हाँ। हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल है। जो आप कह रहे हो हाँ, एकदम सहमत हूँ। हाँ। मतलब जो भी रियल लाइफ में हो रहा है उसे ऑन स्क्रीन हम निकाल दे तो। पर सर आपने मतलब एक हॉरर फिल्म भी करी है, आत्मा। आत्मा। वहाँ भी उस तरह का ऑकल्ट डार्कनेस कहाँ से निकलता है? मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपने क्या रेफरेंस यूज़ किया उस फिल्म के लिए? उसके लिए तो कोई रेफरेंस, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं, क्योंकि इतना डीप कैरेक्टर था भी नहीं वो, फ्रेंकली स्पीकिंग। पर अगर उस फिल्म की पूरी थीम ऐसे हॉरर की है, आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ है? मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ, आप एक इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। जब हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते रियल लाइफ में, तो हम फिर इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। ये है। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है जहाँ आपको भी लगा है यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया? रमन राघव। ओके, बताइए सर। वो इसलिए था क्योंकि वैसा मैं वैसा नहीं सोचता हूँ जैसा रमन राघव सोचता है। रूथलेस। रूथलेस। और जो उसकी फ़िलॉसफी थी रमन राघव की, जो बोलता है कि आप इंसानियत का, धर्म का लबादा ओढ़ के मारते हो, ये क्रंच, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। जब मैं मारता हूँ, मैं सोचता भी नहीं है, जैसे मैं खाता है, पीता, हकता है, मुतता, वैसे मारता है, और मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो किसी को मार भी नहीं सकता, और मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ तो मुझे पेन भी होगा, तो मैं इसका कैरेक्टर कैसे करूँ। तो मैं चला गया जंगलों में, 4-5 दिन रहा, और सिर्फ इसी फिलॉसफी पे बिलीव करने के लिए कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ। बार 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 5-6 दिन तक मैंने आपको ये बार बार बोला कि मैं रमन राघव हूँ, लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा था। बट जब आप किसी चीज़ में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्लू मिलता है आपको। तो 5वें दिन में मैं जब बाहर निकला, उस जगह से बाहर निकला, ऐसे ही निकला, तो मैंने देखता हूँ यार, मैं ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठा के कि मैं मार सकता हूँ किसी को भी। और जब मैं बाहर निकला तो एक गांव का एक आदमी आ रहा था उधर से, पोटली लेके सर पे। मैं उसकी तरफ गया, कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया मैंने, जस्ट ऐसे खड़ा हो गया उसके सामने, और थोड़ा सा वो घबरा गया। तो मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ रहा हूँ धीरे धीरे, और उसी वक्त मैं चला आया मुंबई, और यहाँ आके मैंने पहला सीन किया, जो पुलिस वाले के सामने जब वो बता रहा अपने बारे में, सिंधी दिलवाई में वो, ऐसा हुआ तो वो लगा था, हाँ थोड़ा कन्विक्शन तो आ रहा है।
खुद को क्या लगा? खुद को तो फिर ये लगने लगा मैं बिलोंग करता हूँ इस वर्ल्ड से, और मैं मार सकता हूँ किसी को बिना किसी सोचे समझे। एक वो मैडनेस की हद तक जाना पड़ता है, और मैं गया। अभी यही तो होता है एक्टर का काम। बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार ये वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें है, बट मेरा बिलीफ तो यही है भाई, है ना। एज ऑफ मैडनेस। मैडनेस वो बिलीव है, और आती हैं चीज़ें, ऐसे थोड़ी होता है। कैजुअली अगर लेंगे ना चीज़ों को, तो फिर इस तरह के कैरेक्टर्स जो है ना, जैसे जोकर है, ये हैं, उस तरह के जो कैरेक्टर्स है वो नहीं कर पाएंगे आप। एक जाना पड़ता है उस जगह, अननोन एरिया में, एक डार्क एरिया में जाना पड़ता है आपको। जोकर अच्छी लगी आपको? ऑफ कोर्स, अमेजिंग। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, पर पता नहीं क्यों अच्छी लगी। बहुत डार्क फिल्म है। रीज़न नहीं होता किसी चीज़ का अच्छा लगने के लिए, जब रीज़न ढूंढते हैं ना हम। बट मतलब थियोरेटिकली मुझे हाँ। दुख वाली फिल्म नहीं देखनी है। उस फिल्म में इतना दुख भरा हुआ था, पर बहुत अच्छा लगा देख के जोकर। हाँ, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा इसलिए क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं, जब रिलेट करते हैं। आर्ट आर्ट वही होती है जब आप रियल लोगों से, जब एक आदमी बैठ के और यार ये डार्कनेस तो मेरे अंदर भी है, तब वो आर्ट हो जाती है। वो भी एज ऑफ मैडनेस है। एज ऑफ मैडनेस। आपका स्क्रीन प्रेजेंस भी इसलिए बहुत ज़्यादा है। आई फील कि आप उस पागलपन के हद तक पहुंचते हो, वहाँ से डिलीवरी देते हो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे पास टाइम होता है, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और जब तक शूटिंग शुरू होती है मैं जितना अपने सोल से, अपने दिमाग से चीज़ें सोच सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, क्योंकि यू हैव टाइम, यू नो। क्योंकि क्या है ना, फिल्म में जो छप गया वो 200 साल तक रहेगा, भले ही हम ना रहें। और उस चीज़ को, इसलिए कोई भी सिनेमा में कोई भी चीज़ बहुत कैजुअली नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। फेम के बारे में सोचते हो? मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है, मैं प्रोसेस के लिए मैड हूँ। जब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ उस प्रोसेस में मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरी ज़िंदगी बसती है उस प्रोसेस में। से इस पॉडकास्ट में मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अलाइव कभी फील करते हो? व्हेन डू यू फील द मोस्ट अलाइव? आपके लिए जवाब वही है, कैमरे के सामने। कैमरे के साथ मैं मुझे लगता है कि मेरी जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है वो कैमरे के सामने होती है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, और उसमें खाली जाने नहीं दूंगा, ज़ाया नहीं जाने दूंगा इसको। अपॉर्चुनिटी टू मेक आर्ट। ये अपॉर्चुनिटी के जितना मैं सच बोल सकता हूँ। देखिए, रियल लाइफ में क्या है कि हम बहुत झूठ बोलते हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं। तो थैंक गॉड एज एन एक्टर मुझे गिफ्ट मिला हुआ है ऊपर वाले से कि नवाज़, ये कैमरा है आपके सामने, सिर्फ यही टाइम है जो कैरेक्टर में कर रहा हूँ उसका सच बोल दो, तो खुशी होती है। जब उसका सच हम बोलते हैं ना तो मुझे खुशी होती है। वरना जब रियल लाइफ में आते हैं ना तो बहुत सारे नकाब ओढ़ने पड़ते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाइड करना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। इनडायरेक्टली बोलते ही हैं हम सबके सामने, बट आप क्या होते हो तो खुद को आपको पता होता है। पर फिल्म इंडस्ट्री नकाबों की दुनिया भी है। डेफिनेटली है, ऑफ कोर्स है। आई डोंट नो अगर आपने जॉनी लीवर सर का एपिसोड देखा था। हाँ। उन्होंने भी ये कहा कि एक एक सेइंग है, विकी कौशल ने कही थी किसी रील में, मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि किशोर नमित कपूर के इंस्टीट्यूट में गए और वहाँ से उन्होंने एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी ऐसे जियो कि आप एक्टिंग करो, और एक्टिंग ऐसी करो कि आप ज़िंदगी ये जियो। ओशो का कोटेशन है, अच्छा। और आई थिंक इससे बड़ी डेफिनेशन एक्टिंग के ऊपर किसी ने नहीं दी हुई। कोई कितना भी बड़ा स्टैनिस्लवस्की हो, कोई भी हो, इससे बड़ा कोई इतना अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता एक्टिंग की डेफिनेशन के ऊपर जो ओशो ने सोचा। आई फील कि आप जैसे लोग जो आर्टिस्ट्री को बैलेंस कर पाते हो, और मेरे अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर, जो आप एनर्जी एग्ज्यूट करते हो पब्लिक में, मैं आपसे वो उस पार्टी में भी बोला, हाँ। आप बहुत नॉर्मल इंसान हो। मतलब आप में एटलीस्ट मुझे बिल्कुल भी थोड़ा भी घमंड फील नहीं होता है। आप बहुत अच्छे हो, ऐसा मुझे लगा आपसे मिलकर। पर ये हर किसी के साथ नहीं होता सर। जब आपकी ज़िंदगी एक्टिंग हो जाती है, आई फील कि घमंड भरने लगता है आपके दिमाग में। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब इतनी सारी चीज़ें अगर लेके चलेंगे तो एक्टिंग कब करेंगे। इतना सारा भार कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर मैं अभी स्टार हो गया हूँ, मैं इस्टेब्लिश एक्टर हूँ। इतने सारे भार लेके जब चलते हैं ना तो वो बहुत अननेसेसरी हैं एक्चुअली। आपको ना बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटी वाले कैरेक्टर करने पड़ते हैं हम लोगों को, वही बहुत है।
अगर रियल लाइफ में भी मैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ले गया तो मैं कैरेक्टर कैसे करूँगा? तो इसलिए मैं बहुत ही शांत, बहुत ही आराम से ज़िंदगी गुजारता हूँ और बहुत खुश भी रहता हूँ, बहुत वो भी है। हाँ, एक ऑफकोर्स उस तरह का सिनेमा के लिए मेरे को हमेशा हमेशा बेचैनी रहती है। बट ये फालतू की ये चीज़ें जो है ना, पहले इंसान तो बन जाओ यार अच्छे, उसके बाद तो नॉर्मल इंसान की तरह रहो, तो ही तो कहीं ना आपको ना नॉर्मल होना पड़ेगा, तभी एबनॉर्मलिटी की तरफ आप जा सकते हो, और वापस भी ला सकते हैं। वापस भी ला सकते हैं। पता चला नहीं तो वो भी होता है। वहाँ चले गए, वापस ही नहीं आए। आपके साथ हुआ है ऐसा? मेरे साथ 1-2 महीना रहता है फिल्म ख़त्म होने के बाद, जैसे रमन रागा हुआ था तो 1-1.5 महीने तक था मैं उस जोन में। क्या किया? लोगों की गालियाँ सुनी, वापस से सेंटर में आ गया। फैमिली? आसपास के दोस्तों से, ये जब अपने गांव चला जाता हूँ, मेरे गांव में मुझे इसी तरीके से नवाज क्या कह रहा है करके बुलाते हैं और मैं हो जाता हूँ नॉर्मल। अरे यार ये तो क्या है, तो उसी तरीके से देख रहा जो मुझे 25 साल पहले देखता था। तो बिल्कुल जब थप्पड़ पड़ता है इस गालियों का तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं आप। हाँ, नाम ओके, नॉर्मल। बचपन में आपको लगा था कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनोगे? कभी भी नहीं, अभी भी पता नहीं चल मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ या नहीं। ये तो कभी मैंने पाला ही नहीं, सच बता रहा हूँ कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गया, कभी नहीं। आप बस एक माध्यम हो। आप में एक नहीं, ऐसे भी नहीं कि मैं माध्यम हूँ, ऐसा नहीं है। फिर बट ये फील नहीं होता है। मेरा काम है कि भाई मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। मैं शायद ये मेरा इंटरेस्ट वाला पेशा है, बस यही है। बस माध्यम कुछ नहीं है। तो मैं खैर, आप क्यों जी रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना अपने कैरेक्टर के माध्यम से, जो मैं फील करता हूँ रियल लाइफ में, मैं अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो बात। मैं शायद आपके सामने नहीं कह सकता, बट अपने कैरेक्टर के थ्रू तो मैं कह ही देता हूँ। तो ये मज़ा है। ऐसे कॉन्वर्सेशन आप हमेशा करते हो? अक्सर कोई दोस्त मिल जाता है तब करते हैं, जो ख़ास दोस्त हो, जो अपनी वेवलेंथ का हो। कभी कोई बड़े स्टार के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन करी है? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो कर लेंगे कभी। जब हो जाएंगे हम लोग कर लेंगे, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। बड़े स्टार्स के साथ मुश्किल है। अगर आप मेरे कोलीग होते, मैं आपको बिठा के फोर्स करता है ऐसी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक फिर ओके, पर सच में मतलब आई फील कि आप में बहुत आर्ट भरा हुआ है। मुझे जानना है जो मैं अब कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए मुझे बहुत सही लग रहा है। मैं पॉडकास्ट भूल चुका हूँ, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। पर ये आपके साथ होता नहीं? लोग बस बिठा के आपको सवाल नहीं पूछते? मतलब यार दोस्त हैं जो अपने अपने आसपास के हैं, उनके साथ बातें करते हैं, बैठते हैं। जो दिल की भड़ास होती है, जो 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 सच है अपना खुद का अंदर का। बहुत सारे 2-3 दोस्त हैं मेरे जिनके साथ में बैठ के हम लोग बातें करते हैं, तब निकलता है वो सारी चीज़ें। टाइम पास के लिए क्या करते हो? टाइम पास के लिए मैं अकेला चुपचाप बैठ जाता हूँ। लिख दो? कहीं चला नहीं, लिखा नहीं जाता। कई बार कोशिश की मैंने, बट लिख नहीं पाता मैं। तो बस आप बैठे रहते हो, बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। सोचते हो? हाँ, कभी सोचता हूँ, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी म्यूज़िक सुन लेते हैं, बैकग्राउंड स्कोर सुन लेता हूँ मैं कुछ फिल्मों का, तो उसके साथ ट्रैवल करता हूँ। अजीब अजीब से विजुअल आते हैं दिमाग में, ट्रैवल करता रहता हूँ टाइप में। मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले बैठना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुशी होती है जब मैं अकेला रहता हूँ। वो जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते, ऐसे हाँ फेजेस आर्टिस्ट के रिचार्ज होता हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी होता है है। जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे। जहाँ कुछ नहीं कर रहे, क्या होता है उन फेजेस में? जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, दिमाग में, दिल में क्या होता है? मतलब फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे होते, बैठे ही होते हैं, बट दिमाग बहुत भागता है, दौड़ता है, ये वो विजुअल आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में। वाई आई एम हियर, वाई आई एम डूइंग, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। इस तरह की होती हैं चीज़ें। कैसे एक इंसान अपने आप को कैसे बदल सकता है? एक ही इंसान है लेकिन कैसे हज़ारों रूप होते हैं एक इंसान में, यू नो। जैसे एक बहुत बड़ी जॉय पॉल सत्रे की फ़िलॉसफी है। उनके उनके किसी स्टूडेंट ने बोला था, ये मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कि अगर आप ज़ीरो थॉट पे आ जाओ तो जिसको विजुलाइज करोगे आप, उसके जैसे फेसेस आपका धीरे धीरे होने लगता है टाइप में। आप पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन ज़ीरो थॉट पे आना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस तरह की चीज़ें सोचता हूँ कि मैं ही नवाज़ हूँ
और मैं कैसे आपके सामने बिल्कुल एक अलग इंसान हो सकता हूँ, बिलीवेबल, जिस पे आपको बिलीव होने लगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ये होता है। और बोलिए, कुछ पूछना ही नहीं आपसे। बस ये होता है ज़्यादातर कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, जो इंसान बिल्कुल अलग तब्दील हो जाता है अचानक से। थॉट प्रोसेस है, सोल है, क्या है। सोल वोल के बारे में सोचते हो? थॉट प्रोसेस के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। थॉट एक ऐसी चीज़ है, बहुत कुछ बदल देती। थॉट प्रोसेस हाँ। मतलब क्या? किस नज़रिए से आप ज़िंदगी को देखते हो? हम लोग जो है ना अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं, जबकि हमारी औकात एक तिनके के कण के बराबर है। इसलिए जब आपको सक्सेस मिले ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके जैसे 1000 लोग पहले भी, हज़ारों करोड़ों लोग पहले भी आए, बाद में भी आएंगे। तो ज़्यादा सीरियसली मत लो, और काम को, जो काम है उसको सीरियसली लो, बट ख़ुद को सीरियस मत लो। इसलिए बहुत ही, और जो काम आप करो उसके हमेशा स्टूडेंट रहो। तो मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, सिनेमा का स्टूडेंट हूँ मैं। बस यही है, प्रोसेस में है, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कभी कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, ऐसा होता है। कुछ तो फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ तो फाइंड आउट कर रहे हो। हाँ। सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया, कौन से रोल में? मुझे जिन जिन फिल्मों में जो रोल करके मज़ा आया, वो कभी लोगों ने देखी नहीं। मुझे फ़ोटोग्राफ करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके आगे से गुजर जाए, जिस पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसे इंसानों से ना बहुत लगाव है, जो आपके आगे से गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप ध्यान भी नहीं देते। उनके साथ कितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाएं, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं होती। लाखों करोड़ों इंसान हैं ऐसे। उन इंसानों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जिनके अंदर कोई हुनर भी नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है। वही, जब किसी कैरेक्टर को आप तैयार करते हैं, तो आपकी मेमोरी में 20 साल पहले क्या हुआ था, अचानक से वो याद आता है आपको। ओ, ओ माय गॉड, सेम इंसिडेंट मुझे उस वक्त पे हुआ था। उस वक्त पे फीलिंग हुई थी मुझे। ऐसा भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने ज़ख्मों को ना, जो पास्ट में हो चुका, उसको भी कुरेदते हैं। जो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है उसकी। बहुत हैवी थॉट्स हैं आपके सब। भारी इंसान हो आप। ऐसा लगता है क्या? इसी भारीपन की वजह से आपका स्क्रीन प्रेजेंस इतना है। जब आप होते हो स्क्रीन पे, हर किसी की नज़र आप पर जाती है। कैसे करते हो ये? आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं मालूम कैसे कैसे होता है, क्या है। बट हाँ, कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ मैं कि वो ऑनेस्ट रहूँ। मैं जो उस वक्त पे मुझे मिला है किरदार, जो भी चीज़ मुझे मिली है, उसके लिए मैं बहुत ही, इस समय में बहुत ही, मैं कहना चाहिए मैं बहुत शान हूँ, बहुत ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ। कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ मैं? पर आप कॉन्शियसली स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में सोचते हो मैं कभी नहीं सोचता। एज अ स्किल? आई एम सॉरी, नहीं। मैं कभी नहीं सोचता स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में। मैं मु- कभी नहीं सोचा मैंने। मुकेश छाबड़ा सर ने मुझे कहा था हाँ। कि एक अच्छे एक्टर की पहचान ये होती है कि वो फ्लो स्टेट आसानी से एंटर कर पाते हैं। फ्लो स्टेट मतलब जहाँ आपको पता भी नहीं रहता कि आपसे क्या आर्ट निकल रहा है। जैसे राइटर्स फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, बस उसी तरह एक्टिंग का भी एक फ्लो स्टेट हाँ, रहता है ना? ऑफ कोर्स। शायद यही रहता स्क्रीन होगा, प्रेजेंस होता है। हो सकता है, बट मैंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि स्क्रीन प्रेजेंस क्या होती है, क्या नहीं। जो काम मिला है उसको ढंग से कर लूँ। ये हमेशा ये रहता है, फ्रॉड ना हो, झूठ ना बोलूँ, ये रहता है। जो जो बोल रहा हूँ मैं, मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंक हो जाना चाहिए। मतलब आप सिर्फ कैमरे के सामने नहीं हो, आप असल में वो सीन में हो। हाँ, मुझे समझ में आना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। वो परफॉर्म करने से पहले एक ज़िंदगी के एक पार्ट हो जाना चाहिए वो मेरा। कभी किसी यंग अपकमिंग कमर्शियल एक्टर को आपने एडवाइस दी है? नहीं, कोई मांगता भी नहीं, बस ना हम देते। लोग क्यों नहीं मांगते? उनको जो है ना, सक्सेस चाहिए ग्लैमर। मोस्टली। कि सक्सेस कैसे होते हैं, मैं भी इसका तो फॉर्मूला मेरे पास भी नहीं, पुड़िया है नहीं मेरे पास इसकी, अगर होती तो दे देता टाइप में तो। बट इस तरह की बातें नहीं होती, शायद माहौल नहीं है ऐसा। थैंक गॉड हम ऐसे माहौल में पले बड़े, या वट एवर, जो मैं ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, ये वो जो आसपास के दोस्त रहे, वो थे ऐसे जिनके बारे में हम लोग, जिनके साथ डिस्कस करते थे इन सब चीज़ों का। यहाँ तो खैर अभी हर आदमी को सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल सुपरस्टार होना है।
तो वो दिक्कत होती है, वहाँ पे दिक्कत होती है। अब अगर कोई एक्टर बनने की बात करता है तो उसके साथ बैठ के मज़ा भी आता है बात करने में। सर आपको कंपटीशन जैसी इमोशन फील होती है अब? ना, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद से कंपटीशन, मैं कितना सच बता रहा हूँ, मेरा खुद से है। मैं अपने आप को खूब थप्पड़ मारूंगा अगर मैं किसी फिल्म में या किसी सीन में जब झूठ बोल के आता हूँ ना, और लोगों को लग जाता है क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, लेकिन मुझे पता होता है वो मैंने बेवकूफ़ बना के आया, गाली देता हूँ मैं अपने आप को, नहीं वो नवाज़ वो ठीक नहीं था यार, इस तरह का फील होता है। मैं पता मैं किसी को बता देता हूँ, या तो गर्लफ्रेंड को या तो मम्मी को या भाइयों को बता देता हूँ कि यार आज फीलिंग फील हो रही है, अच्छा पॉडकास्ट नहीं रहा मेरा, ज़्यादा परफॉर्म ऐसा फील होता है कभी कभी। हाँ हम्म आई थिंक वही अगर आप एक आर्टिस्ट हो, किसी भी टाइप के आर्टिस्ट हो, परफेक्शनिज्म का चेज रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी कोई एंड नहीं होती। तो वो पूछती हैं कि क्या रीज़न रहा। मतलब भाई मम्मी गर्लफ्रेंड सारे यही कहते हैं कि आप बहुत हार्श हो खुद के साथ, आप खुद पर बहुत प्रेशर डाल रहे हो। नहीं वो बहुत ज़रूरी है, वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो आप और मैं और दुनिया का 1% मानता है, 99% ये नहीं मानते ना। ये हमारा कर्स भी है, हम कभी खुश नहीं रहेंगे पूरी तरह से, पूरी तरह से नहीं होंगे, हाँ ये तो है, संतुष्टि नहीं रहेगी। ये तो है। अंकित बय्यनपुरिया जानते हो आप, नाम सुना है? हाँ नाम तो सुने हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन है, मतलब इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोन अकाउंट एवर। उनको जो ग्रोथ मिली इंस्टाग्राम पर किसी को नहीं मिली हिस्ट्री ऑफ सोशल मीडिया में, बहुत झट से ग्रोथ मिली। वो आए थे शो पर 1 साल पहले, उन्होंने कहा कि उनका ज़िंदगी का रूल ये है कि गोल मन की शांति होनी चाहिए। और मैं खुद को हमेशा ये याद दिलवाता हूँ कि यार नहीं, मैं मन की शांति के पीछे भाग रहा हूँ, मन की शांति के पीछे भाग रहा हूँ पर फिर वो चेज फॉर परफेक्शन भी ऑन ही रहती है। तो ये मेरा संघर्ष है लाइफ के इस पॉइंट पर, मन की शांति के पीछे भागूं या इम्प्रूवमेंट के पीछे भागूं। कि बहुत इम्प्रूव कर लिया लाइफ में, पर वही संतुष्टि फील नहीं हो रही। इनफैक्ट टाइम के साथ कम संतुष्टि फील हो रही है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं मिलता आर्टिस्ट को, ये तो फैक्ट है। अगर आप रियली आर्टिस्ट हैं, जो लोग हैं कि हाँ अगर आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ 500 करोड़ कर ले तो आप खुश हो जाएंगे, बट एक आर्टिस्ट अगर है तो कभी खुश नहीं होता, वो तो है। शायद एक आर्टिस्ट को सिर्फ तभी खुशी फील होगी जब वो लाइट तोड़ेगा। कभी कभी कुछ वही होती है, कुछ अजीब सी एसेंट्रिकनेस आ जाती है, वही है बीच में। वो तो एब्सर्ड सी चीज़ें भी हैं मेरे पास, वियर्ड थॉट्स, कुछ भी आ सकता है। आप सोचो ना, ये जो दिमाग है इसमें क्या क्या थॉट आते हैं, अजीब ही है, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, माय गॉड। फाइनल डेस्टिनेशन देखी है आपने? हाँ जहाँ डेथ विलन है। absolutely। बहुत ही अजीब है। जैसे बर्डमैन भी एक फिल्म ना, जो एक आर्टिस्ट के ऊपर, एक्टर थिएटर एक्टर के ऊपर है वो फिल्म। जब हम लोग देख रहे थे तो बहुत ही कनेक्शन फील हो रहा था, क्योंकि थिएटर में अजीब अजीब से लोग होते हैं, थिएटर में बहुत ही एब्सर्ड से लोग होते हैं, वियर्ड। आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ? हाँ एक्टर्स थिएटर में ना बहुत वियर्ड एक्टर देखे हैं मैंने, अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब बातें करते हैं वो, जैसे लोग कुछ भी बात कर लेंगे। जैसे वो उसमें फिल्म में नंगा होके भाग रहा है लास्ट में, और वो सोचता है वो विंडो पे बैठा है, अचानक से गायब हो जाता है, वो उसकी इमेजिनेशन है, वो बहुत ही तो अजीब से थॉट होते हैं, यू नो। वो कहते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ, जब कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, इसलिए वो तभी हो सकता है जब आप नॉर्मल थॉट से अलग हट के कुछ सोचते हैं ना, तभी वो आउट ऑफ द बॉक्स तभी तो आएगा। नॉर्मल लाइफ में कभी, अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं आप, कभी नहीं आते इस तरह के थॉट। जितने भी ग्रेट इन्वेंशंस हुए हैं वो पागल लोगों के थ्रू ही हुए हैं, अगर देखा जाए तो। पागल आधे तो पागल ही थे वो, तो थोड़ा सा तो पागल मैडनेस ज़रूरी है, वियर्ड होना ज़रूरी है एक्टर और क्रिएटिव लोगों के लिए। ये रिलीजन, हर रिलीजन में बातें होती है इसकी, कि एक हमारे ऊपर की दुनिया होती है जो हमारे साथ ही अब, बट वो हर किसी को दिखाई नहीं देती। हाँ। और थोड़ा बहुत जो उस दुनिया के पास चले जाता है उसे बाकी के लोग अजीब कहते हैं। हाँ। पर वहीं से क्रिएटिविटी, इन्वेंशंस, आइडियाज उसी दुनिया से निकल के आते हैं। एब्सोल्युटली।
यही आप कह एक बार क्या हुआ था कि मैं जब ट्रेनिंग ले रहा था मैं ड्रामा स्कूल में, तो एक प्ले है राइडर्स टू द सी। उसमें क्या है, मैं फीमेल का कैरेक्टर करता हूँ, बूढ़ी औरत का, जिसके 5 बच्चे मर जाते हैं, जो बिजनेस करने जाते हैं समंदर के उस पार। जी। छठा बेटा है जो जा रहा है, इससे पहले 5 बच्चे उसके मर चुके हैं। अब यहाँ से प्ले शुरू होता है कि छठा बच्चा जा रहा है, उसका बेटा जा रहा है और वो मना कर रही है माँ। वो जाता है, वो मर के आ जाता है। अब मुझे उसके ऊपर रोना है। अब रोना, भाड़ फाड़ फाड़ के रो दो तो बहुत आसान होता है, लेकिन रो कब रही है, इससे पहले 5 बेटे मर चुके हैं उसके, है ना। अब वो रोएगी, कैसे रोएगी, क्योंकि उसके लिए यूज टू हो चुकी है ये जो घटनाएं हैं। तो मेरे जो डायरेक्टर हैं स्वानंद किरकिरे, मेरे दोस्त हैं, मेरा बैचमेट भी है, उसने प्ले डायरेक्ट किया था। उसने क्या किया, मुझे एक बहुत बड़े हॉल में ले गया और वहाँ पे एक दीपक जलाया ऐसे, उसकी फ्लेम को बोला कि इसको देख और इमेजिन कर कि तेरा पहला बच्चा चला गया। तो मैं देख रहा हूँ, आधा पौना घंटा हो गया, देखते देखते कुछ नहीं, धीरे धीरे चीज़ें मिलने शुरू हुई और मैं बबूक का फाड़ के जो है रोया। फिर उसने नेक्स्ट डे, अब दूसरा बेटा है, अब कैसे, अब तीसरा बेटा, अब कैसे। तो धीरे धीरे उसका रोना कम हो रहा है। उसको लग रहा है कि यार ये तो मेरे लिए, तो जब छठा बेटा आता है ना तो वो रोती नहीं है। बोले हाँ मुझे पता था, ठीक है चलो, और वो बनवाओ, इसका ताबूत बनवाओ, ताबूत में उसको डालना है, अच्छा जाना है, अभी यहाँ जाना है, थोड़ा 4-5 लोगों को और बुला लो ताकि वो बैंड बाजा बजाते रहें उसके लिए। तो इस तरह की जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बिजी हो गई वो, यू नो। लेकिन वो तभी हो सकता, मैं इंसिडेंट मैंने इसलिए बताया कि वो तभी हो सकता पहले उन 5 दर्द से गुजर जाएं आप पहले। छठे में भले ही दर्द आप ना दिखाएं, रोना ना दिखाएं, लेकिन वो नॉर्मल होते हुए भी लगे कि ये बंदी जो है ना, इससे पहले इसके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, और प्ले वहीं से शुरू होता है एक्चुअली, बहुत नॉर्मली हो। लेकिन वो जो लेके चल रही है माइंड में, वो 5 बच्चों का दर्द लेके चल रही है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज थी हमारे लिए, बट ये प्रोसेस ये थी उसकी। खुद रोते हो आप खुद के लिए, खुद की ज़िंदगी की वजह से? कभी कभी ऐसे ही ग्लोरीफाइड करने के लिए कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी तो सच बता रहा हूँ कि इसलिए नहीं आता रोना कि थैंक गॉड ऊपर वाले ने यार सब कुछ दिया, रोने की क्या ज़रूरत है। एहसान मानना चाहिए ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है यार। रोने का कोई रीज़न है नहीं आपके पास। आप जब रोते हैं ना या डिप्रेस होते हैं, आप उन लोगों को देखिए जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। आपके पास 2 पैर हैं, हाथ हैं, अच्छी खासी ठीक ठाक आँखें हैं, नाक है, कान है, सब कुछ तो ठीक है। फिर क्या ज़रूरत है, कोई रीज़न है नहीं। आप ग्लोरीफाइड करने के लिए ठीक है, और मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ, माय गॉड, मतलब नहीं कोई। ये कभी कभी इसलिए होता है ना, जब डिप्रेशन में चला गया बंदा, तो उन लोगों को ना, मैं तो एक ही, ऑफकोर्स होते होंगे ये चीज़ें, होते हैं, बट उन लोगों को ना खिड़की खोल के झोपड़पट्टी में उन लोगों को देखना चाहिए जो चीज़ आपके पास है उनके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी डिप्रेस नहीं है, फिर भी फाइट कर रहे हैं उन लोग। वैसे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है नवाज़ भाई, पर मेरे ख्याल से आई थिंक आज टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए जो राउंड हमने प्लान किया वो हम झट से एंटर करेंगे। ये एक थोड़ा थ्रो बैक थर्सडे टाइप राउंड है। आपके पुराने फ़ोटोज़ हम देखेंगे और आपको ये बताना है कि आप क्या सोच रहे हो उन फोटोज़ को देखकर। अच्छा, ठीक है? अब क्या फील होता है? ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। सीरियस? हाँ, क्योंकि मुझे कभी रोमांस करने का मौका नहीं मिला था। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी जो, लेकिन जब फिल्म में रोल मिला तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वो आया निकल के, एक्चुअली वही है ये। क्या सोच रहे थे जब ये फिल्म शूट हो रही थी? मैं तो मैं जब भी काम कर रहा था, जब ये सीन हो रहा था, सामने हुमा कुरैशी बर्थडे भी थी, और मैं सोच रहा मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी, और ये लड़की मेरे में मरती है। देखो रियल लाइफ में नहीं हुआ ना ऐसा, तो रियल लाइफ में मजा ले लेते हैं उसका। तो वो था, फैंटेसी थी। यस। सोचा था कि ये फिल्म आपकी लाइफ बदल देगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। बस काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, हाँ। ओके। हाँ, मैंने तो फर्स्ट कट भी देखा, लगा ओ माय गॉड क्या फिल्म है ये, बकवास। उसके बाद विक्रम मोटवानी ने एडिट किया, ये वो जो फाइनल वर्जन देखा तब पता चला भाई ये तो
कान फिल्म फेस्टिवल में देखा था जब इसको हमने, तब लगा कि भाई वाह, ये तो अच्छी फिल्म बन गई। यहाँ हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में था कि पैसे मिल जाएंगे सीन के बाद, क्योंकि भूख बहुत लगती थी उस वक्त पे, पैसा वैसा होता नहीं था, तो दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि इसके बाद ये जस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे चेक पकड़ा देंगे या कैश पकड़ा देंगे, मैं जाके भरपूर पेट भर के खाना खाऊंगा। सुनील दत्त सर से बात हुई? वो हुई थी, उन्होंने कोको कोला पिलाया था मुझे एक, अरे इसने बहुत बड़ा रोल किया है, इसको एक कोको कोला पिलाओ टाइप में ऐसे। तो फिर मुझे कोको कोला पे दत्त साहब सामने बैठे होते और मैं कोको कोला पी रहा हूँ, वो जा ही नहीं रही थी अंदर, बूम से बाहर निकली। थूका आपने? हाँ थूका। अच्छे से भी क्या हो गया टाइम में, ऐसे हुआ इंसिडेंट। ये एक आइकॉनिक सीन बन गया अब आपके करियर की वजह से। जब लोग अब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखना तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का वो वाला मीम ऑन होता है। अच्छा लगता है ये देखकर? हाँ अच्छा लगता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। हाँ, इमोशनल फील होता है? इमोशनल फील होता है, क्योंकि उस वक्त पे देख रहे हैं हड्डी निकली हुई है सब। खाने को ही नहीं होता था। पर आप क्या प्राउड फील करते हो या सेल्फ पिटी फील करते हो? क्या फील करते हो? नहीं ऑफ कोर्स ना, दोनों में से ऐसा कोई खास सेल्फ पिटी तो मैं फील ही नहीं करता। खैर प्राउड, थैंक गॉड, मतलब इस कंडीशन से मैं निकला ये फील करता हूँ, थैंक गॉड। यहाँ क्या चल रहा है? या कैरेक्टर में घुसे हुए? हाँ कैरेक्टर में था तो फुल ऑन। जंगल के बाद? जंगल के बाद आंखों में क्या है? आंखों में मुझे सब यही, जब मैं किसी की तरफ देखता था मोहरे से लगते थे सब, कि इसको मैं कभी भी मार सकता हूँ, इन लोगों को कभी भी मार सकता हूँ छुप के कैसे भी। मेरे अंदर कोई वो नहीं था, दया भाव नहीं था, रूथलेसनेस थी एक। फिर से रमन राघव जैसा कैरेक्टर निभाओगे आप? बिल्कुल भी निभाऊंगा, मैं तो करूँगा। अगर अनुराग नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, बट मैं एक बार फिर करना चाहता हूँ। इसलिए आप प्रोड्यूसर बने हो क्या, जो आपके ये डार्क वाले फैंटेसीज है? सी मैंने डार्क बहुत कर लिए, और आई थिंक एक दो डार्क होंगे, अदरवाइज ग्रे शेड कैरेक्टर्स ज़्यादा थे मेरे, लेयर्ड, Layered, जिनकी बैक स्टोरी है ये वो। हाँ जैसे ये था हरामखोर था एक फिल्म, ये डार्क कैरेक्टर थे, प्योरली डार्क कैरेक्टर थे। अदरवाइज जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर वो ग्रे शेड कैरेक्टर। और ओके, ये मैं एक पोएम सुना रहा हूँ अपने स्कूल में, कॉलेज में। हाँ इतना ज़्यादा तोतला था मैं, ज़्यादा फंबल वंबल करता था, वो पूरी सुनाई भी नहीं, लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को गालियाँ वाली दी उसके बाद। क्यों? तो मैंने छोड़ दिया, पोइट्री लिखनी छोड़ दी। अब नहीं लिखते? नहीं अब नहीं लिखता, उसकी डर गया इतना, आज तक नहीं लिखी मैंने। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपने आज पोएट्री लिखी तो क्या निकलेगा? अब लिखी नहीं जाती, मैंने कई बार कोशिश की फ्रेंकली स्पीकिंग, बट लिखी नहीं गई मेरे से। ब्रो एनालिसिस दूँ थोड़ी सी? हाँ दो ना। मैं मानता हूँ कि आपने दुख को भी पीछे छोड़ दिया। अब ने एक्टिंग को अपना पूरा एग्जिस्टेंस दे दिया। मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आता है सच्ची। मतलब आप थोड़े से डीह्यूमनाइज हो गए हो, पर ये कॉम्प्लीमेंट भी है। आप समझ, पोएट्री तब लिखी जाती है जब आपको एक इमोशन का एक पीक फील हो जाता है, नहीं? हाँ यू आर राइट, एब्सोल्युटली। मतलब जब या तो अगर मुझे बहुत दुख हो रहा है या बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है या बहुत खुशी फील हो रही है, तब मैं पोएट्री लिखता हूँ। करेक्ट। शायद आपको फील भी नहीं होती क्योंकि आप हमेशा वो ग्रे रेल में रहते हो। मुझे नहीं फील होता। कोशिश करना सर, मुझे देखता पढ़नी हूँ है ऐसा कुछ, मुझे कोई दुख दे के जाए, इमोशनल हो जाऊँ मैं, और मैं लिखूँ पोएट्री कि तेरी चाहत में मैंने। यहाँ 5 रुपए में मिल्की वे राइड। एड्रेस दे देना मुझे इसके बाद। नेक्स्ट, ओह यहाँ आप दोनों के बीच एनर्जी क्या थी? दिग्गज खिलाड़ी। ये 2003 में हमने की थी, जैसलमेर के आसपास कहीं, और बहुत डिफिकल्ट टास्क था हम दोनों के पास कि हमें माइम भी नहीं करना है और डायलॉग्स भी नहीं बोलना है, लेकिन कन्वे भी करनी है अपनी बात। इरफान खान की एनर्जी क्या थी एज अ को एक्टर? बहुत इंटेंस। इरफान भाई का जो था कि बहुत ही कैजुअल लगता है परफॉर्म करते हुए वक्त ना, लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो कोई देखा नहीं शायद। वो इतनी बार, मैंने तो और भी फिल्में की उनके साथ, वो इतनी बार दोहराते थे ना अपने सीन को मन ही मन में, कि शायद बहुत कम एक्टर होंगे। मेहनत थी, बहुत मेहनत। जो ईज बोलते हैं, जो ईज जो आता है उनका, वो बहुत हार्डवर्क करने की बात होता है। क्या लिया उनसे?
इरफान भाई ने अपने आप को ना कभी सीरियस नहीं लिया। सीरियस काम ज़रूर करते थे बट कभी सीरियसली नहीं लिया अपने आप को। बहुत ही कैजुअल रहते थे वो रियल लाइफ में भी। बकरी करी कभी उनके साथ? बहुत बहुत बार, बहुत बार। उनसे कभी मिला नहीं था कि इंटरव्यूज बहुत सारे देखे, आज आपको जानने का मौका मिला। आई फील कि आपकी पर्सनालिटीज थोड़ी मैच होती है आप दोनों की। हो सकता है। फ़र्क क्या था आप दोनों के बीच? इरफान भाई की पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत इंसान थे, लंबे तड़ंगे टाइप में, और मैं तो उनके सामने बिल्कुल गन के आधा ही आता था। तो मुझे कभी कभी वो होता था यार, थोड़ी बहुत इतनी हाइट मिल जाती है इरफान भाई जितनी तो मज़ा आ जाता है। ये उस तरह की चीज़ें होती थी। और उनकी आंखें ऑफ कोर्स, इंटेंसिटी। उनकी आंखें, हाँ, एक्सप्रेसिव आइज थी बहुत। मूविंग ऑन। हाँ, यहाँ ये बहुत पहले किया था मैंने, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, कर दिया। ये है क्या? ये बड़ा उस वक्त पे बड़ा अजीब सा वो चल रहा था। तो मेरा खुद का मेरा थ्योरी है यार, मैं तो अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो हर मज़हब को रेस्पेक्ट करने का मन करता है मेरे। तो वो मज़हब बहुत खूबसूरत चीज़ है। धर्म जो है बहुत खूबसूरत चीज़, वो आपको नेक रास्ते पे ले जाने की हिदायत देता है। जी कोई भी मज़हब, जी मैं उस धर्म को मानता हूँ मैं, जी। जो आपको नेक रास्ते पे ले जाने की हिदायत दे। ये जो आप कह रहे हो धर्म की पॉजिटिव साइड है, हाँ, जो बहुतों को नहीं पता और बहुत नहीं समझते इसे। हाँ, धर्म बहुत, अगर वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो आपको गुनाह करने से रोकता है जी। या गलत काम करने से रोकता है। कोई भी मज़हब, तो मैं सब हूँ, ये था उसका वो। मैसेजिंग दे रहे थे हाँ, थोड़ी टाइप बहुत। में, और ये अपने टाइम में नहीं, अजीब सा। ओके नेक्स्ट। हाँ, नेशनल अवार्ड मिला था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स मेहनत की मेहनत, हाँ, मेहनत का वो था, संघर्ष। हाँ। नेक्स्ट। यहाँ फ्रांस जाकर हाँ, कितनी बार गए हो आप? मैं 6 बार गया हूँ, लेकिन मेरी 8 फिल्में गई हैं। 8 फिल्में गई हैं कान फिल्म फेस्टिवल। कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो सिनेमा वहाँ पे आता है ना, हम लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, हम फैशन की बातें करते हैं यहाँ पे, लेकिन वाकई जो सिनेमा वहाँ आता है ना वो, और जो वहाँ डिसिप्लिन है ना फिल्म देखने का, आप यकीन नहीं करेंगे। अगर एक यंग लड़का, 20-22 साल की लड़की या लड़का अगर ऐसे करके फिल्म देखते हैं ना, तो पूरा पोस्चर ऐसे ही रहता है। 2 घंटे के बाद चेंज होता है जब फिल्म ख़त्म हो जाती है। उनका इतना डिसिप्लिन है वहाँ पे फिल्म देखने का, क्या कहना चाह रहा है डायरेक्टर, क्या है थीम, ये वो सब। बहुत ग्रेट सिनेमा आता है। ऑफ कोर्स कान फिल्म फेस्टिवल इतने सालों तक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, इतना प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। अभी देखो ना कि हमारे यहाँ पे वो पायल कपाड़िया और वो अनुसुईया सेनगुप्ता, उनको मिले हैं। एक और FTI का लड़का है, उसको मिला है। ये प्राउड मोमेंट है जो उनकी खुद की है। जी। ये होती है सक्सेस। जो आपने कहा कि आपका घर, आपकी गाड़ियाँ आपके लिए ये कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं होती है। तो मैं शुगर फैक्ट्री खोल के भी बना लेता। ओके। यहाँ बच्चन साहब के साथ, हाँ। आपके अंदर के बच्चे को कैसा लग रहा था? उस वक्त पे तो मैं सच बताऊं, मुझे जो टास्क दे रखा था, जो रोल था, जो मेरे सीन्स थे इनके साथ, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। बाद में जब फिल्म ख़त्म हो गई तब रियलाइज़ हुआ, ओ बच्चन साहब के साथ काम किया भाई। प्रोफेशनल थे इस बहुत वक्त? प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल नहीं, एक्टर। आप प्रोफेशनल ऑफ मोड कोर्स में थे मैं बिल्कुल प्रोफेशनल, कि सीन्स अच्छे से करने। और मैंने कभी नहीं सोचा है बच्चन साहब है ड्यूरिंग द शूट। मुझे लगा मेरा कैरेक्टर है ये। अगर मैं ये सोच लेता मैं बच्चन साहब के साथ एक्टिंग करूँ, इट मीन्स कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, उनके कैरेक्टर की बेइज्जती कर रहा हूँ। वो कैरेक्टर बन रहे हैं और मैं उनको बच्चन सोच रहा हूँ। ये था। उनसे क्या सीखा? हाईली प्रोफेशनल, प्रिपेयर होके आते थे। 100% क्राफ्ट को सब कुछ देना। यस। ओके, यही था आज का राउंड। बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट पॉडकास्ट का एंड हो चुका है। झट से सर 5 कमर्शियल हिंदी फिल्म रिकमेंडेशंस दीजिए मुझे। आपको और आपकी पर्सनालिटी को कौन सी कमर्शियल फिल्म्स ने शेप अप किया? मैं, पता है, एक बात बताऊं आपको, मेरा कमर्शियल फिल्म देखने का जो कोटा है ना वो बहुत छोटा सा है। पहले बचपन में देखी है? बचपन में मैंने C ग्रेड की फिल्में देखी दादा कोड़के की फिल्में देखी, के वाह। अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, इस टाइप की फिल्म जो फिल्में होती थी ना उनकी, जॉन मैरी मार्लो टाइप में, उस तरह की, वो बहुत देखी मैंने उनकी। ढगाला लागले कड़ा बस वही वही है। ओके। और
एनी 5 फिल्म रिकमेंडेशन, एनी 5 फिल्म, जैसे कहीं की भी, जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी को शेप अप किया है। एक डॉक्टर की मौत, स्पर्श, कथा, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, कोर्ट, बैंडिट क्वीन। ठीक, ऑल 6 विल बी वॉच्ड। जब आप अगली बार आओगे तो हम इन 6 फिल्मों को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। नवाज सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू। बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था आपसे बात करने का मौका मिले। डेफिनेटली आपको फिर से एक बार होस्ट करना है हमें शो पर। नवाज भाई, थैंक यू 100 टाइम्स। जेन्युइनली बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू रणवीर। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। नवाज सर जस्ट एक्चुअली हमारे अपार्टमेंट से निकले, टाइम नहीं मिला है मुझे प्रोसेस करने को। इनका प्रेजेंस बहुत शांत है, हैवी प्रेजेंस नहीं है। इनकी बातें, इनकी एक्टिंग थोड़ी सी क्रेजी है, पागलपन है उस प्रेजेंस में, उस एक्टिंग में, पर उनका प्रेजेंस बहुत शांत है, बहुत हम्बल इंसान है, बहुत प्यारे हैं। आई फील कि इनसे बहुत सारे सवाल मुझे अब भी पूछने हैं। आज टाइम की थोड़ी सी कमी थी, पर अगली बार नवाज सर के साथ खुलकर 2 घंटे 3 घंटे की बातें होंगी, क्योंकि अब कनेक्शन बैठ गई है। बहुत कुछ सीखा मैंने आज उनसे, एंड आई एम वेटिंग टू होस्ट हिम अगेन ऑन TRS। तब तक जाकर रोतू का राज देखिए, ओनली ऑन ZEE5। TRS विल बी बैक सून, होपफुली विद नवाज सर very very soon. From Ranveer and the team, lots of love. Thank you for supporting.